नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे मायावती की रणनीति को लेकर। जिस तरीके से अभी तक बीएसपी ने 46 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक 46 उम्मीदवारों में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार हैं और यहीं से सारी राजनीति शुरू हो जाती है। कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या मायावती इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी का काम कर रही हैं? क्या मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या इसी के रास्ते विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही हैं? क्या मायावती के फैसलों से क्या अखिलेश यादव को झटका लगेगा? क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये तमाम सवाल हैं जो अभी उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ बात करें हम आरजेडी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, जो विपक्ष की तमाम बड़ी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं उनसे दूरी बना रही हैं। वहीं बीएसपी लगातार जो है मुस्लिम कैंडिडेट से रिश्ता जोड़ रही है। लगातार जो है मायावती मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा कर रही हैं। सहारनपुर से लेकर रामपुर, संभल और मुरादाबाद जैसी सीटें, वाराणसी, बदायूं, ये तमाम जो सीटें हैं वहाँ से मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। हम अपने न्यूज़ रूम में तमाम साथियों से जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुस्लिम उम्मीदवारों से रिश्ता जोड़ना मायावती जो है किस रणनीति के तहत कर रही हैं। मेरा पहला सवाल अमन सर से रहेगा। सर, जिस तरीके से मायावती लगातार मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दे रही हैं, क्या इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी का काम हो रहा है और क्या बड़ा झटका लग सकता है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल मायावती अभी कोई पहली बार नहीं है कि मुस्लिमों को वो टिकट देती हुई नज़र आती हैं। इससे पहले भी देखें तो उन्होंने जिस तरह से हर समुदाय को साधने का काम किया था और उनकी जीत का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये था कि किस तरह से वो कह सकते हैं पूरे प्रदेश में जितने भी जातिगत समीकरण उसको बैठाने में कामयाब रही। और 2007 में यही उनकी रणनीति थी जिसके दम पर वो सरकार में आई। लेकिन हाँ, 2012 के बाद से ज़रूर कहा जाएगा कि उनकी जो रणनीति थी उतनी सफल नहीं हो पाई। कई मोर्चों पर वो खुद भी फेल रही और साथ में जो रणनीति उन्होंने बनाई वो भी फेल होती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से मायावती ने एक बार फिर रुख किया कि भाई मैं अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती हूँ, जीतना चाहती हूँ, इसी तर्ज पर वो अब तक करीबन 46 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। उसमें 11 नाम जो है वो मुस्लिमों के हैं और सिर्फ मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि इसमें जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो भी कई सारे नज़र आते हैं। तो मायावती को पता है किस तरह से समाज को साधना है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको एक तरीके से अपने तरफ लेकर आना है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मायावती ने थोड़ी देर ज़रूर कर दी, क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव है और ऐसे में अगर वो पहले से रैलियां करती, पहले से लोगों के बीच में जाती तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो पाता। लेकिन चलिए, हो सकता है कि देर आई दुरुस्त आई वाली बात उनके लिए कहीं सार्थक नज़र आए और साथ में उनको जो वोट बैंक है, जो उनका परंपरागत जो वोट बैंक है वो भी उनके पक्ष में नज़र आए। क्योंकि अगर आप देखें 2022 में तो लगभग 12-13% के आसपास उनके पास जो उनका जो पारंपरिक वोट है वो आया है। लेकिन जिस तरह से देखा जाता रहा है पहले के चुनावों में लगभग 20-22% तक भी उनके पास इस तरह का वोट आया है। तो ऐसे में अब कई सवाल उठते हैं मायावती के ऊपर कि जो फैसला उन्होंने अब किया, अगर ये थोड़े समय पहले वो करती और साथ में जो और भी सारे दल थे अगर उनको साथ कर आगे बढ़ती तो शायद ज़्यादा फायदा उनको हो सकता था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती ने जो अभी फैसले किए हैं इसको लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरीके से मायावती का वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश में, जो कि वहां से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उसमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें बीआरएस से तेलंगाना में गठबंधन करना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि क्या वो इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी का काम कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए बिल्कुल, और समझ पर यही वाली बात नजर आती है कि जब 2019 में वो सपा के साथ जाती हैं गठबंधन में, अखिलेश के साथ में जब चुनाव लड़ती हैं तो उनके हिस्से में 10 सीटें आती हैं। और जाहिर बात है कि उनका जो कह सकते हैं कि इससे पहले अगर देखा जाए तो 2014 में उनको एक भी सीट नहीं आई थी। तो ऐसे में 2024 में उनका गठबंधन ना करना और ये कहना कि अखिलेश के साथ जाने से उनके जो वोटर्स पर असर पड़ता है और कोई भी वोटर जो सपा का है वो उनको मदद नहीं करता, कोई समझ से परे बात नजर आती है। कि 2022 में भी उन्होंने अकेले ही दम पर चुनाव लड़ा, अकेले ही कह सकते हैं अपनी पार्टी को आगे चुनाव में लेकर गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2007 में जो पार्टी अपने दम पर सरकार में आई, 2022 में उसके हिस्से में सिर्फ एकमात्र विधानसभा सीट आती है, जो ये बताता है किस तरह से उनका जो वोट बैंक था, जो लगातार उनको सपोर्ट करता था, वो उनके पास अब खिसक गया। ऐसे में क्या मायावती जो खोई हुई ज़मीन है उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं? अब तो आकाश आनंद जो भतीजे हैं उनके लगातार रैलियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मायावती का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने देर से अपनी शुरुआत की है वो हर
किसी को अखर रहा है कि क्या वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं या वाकई उनको जो है सीटें जीतना वो चाहती है। इसीलिए रणनीति के तहत चाहे मुस्लिम हो या ब्राह्मण चेहरे हों या कह सकते हो ओबीसी वर्ग के हों या दलित समुदाय के हों, वो तमाम चेहरों को सोच समझकर जो है मैदान में उतारती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती बहुत ही सोच समझकर जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मायावती के लिए चर्चा का विषय जरूर है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसके बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस भी लगातार न्योता दे रही थी कि आइए आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, समाजवादी पार्टी भी कह रही थी, तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो कहीं ना कहीं मायावती को मनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो है मायावती अकेले लड़ेंगी। मेरा अगला सवाल दिनेश से रहेगा। दिनेश, जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव जो है मायावती ने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनसे नज़दीकियां बढ़ती जा रही है, क्या मुस्लिम कैंडिडेट्स से नज़दीकियां बढ़ाना, उनको मौका देना बीएसपी के लिए झटका हो सकता है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है दूर करती रहती है और हिंदुत्व की राजनीति के बलबूते पर सत्ता में है, तो क्या आपको लगता है कि बीएसपी के लिए एक भारी सौदा हो सकता है, महंगा सौदा हो सकता है? हाँ, देखिए सिराज, जिस तरीके से आकाश आनंद ने पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यदि देश में बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है तो मैं उसमें सहयोग करूंगा। यानी कि देश में आज तक बड़े बड़े राजनेताओं ने इस मुद्दे को लेकर के चुप्पी साधे रखी है और तमाम तरीके की जो बयानबाजी होती रहती है उससे बचने का प्रयास किया है। लेकिन जैसे आकाश आनंद ने जो बयान दिया है ये वाकई में राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैलाने वाला है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करते हुए राजनीतिक जो है लड़ाई लड़ रही है, उसी आधार पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए साफ तौर पर मायावती के कैंडिडेट्स यहां पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी लगातार मायावती को लेकर सवालों के घेरे में यहां पर खड़े रहते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि मायावती ने जिस तरीके से 50 साल से दलित और मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया है उनके लिए कर कुछ भी नहीं पाई है। ऐसे में मायावती की कोशिशें ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रभाव को कम किया जाए, तमाम उन सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिशें कर रही हैं। मुझे 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का जो वाकया याद आता है, जिस वक्त 403 सीटों में से मायावती ने 88 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया था और जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा था। तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को फाइट देने की स्थिति में यहाँ पर मायावती बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्या मायावती जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच क्या वो विधानसभा चुनाव को भी देख रही हैं? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी देरी है, लेकिन जिस तरीके से अभी उनका वर्तमान वक्त जो देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2022 में हमने देखा कि मायावती सक्रिय राजनीति में नज़र नहीं आई, लेकिन इस बार चुनावी रैलियां कर रही है, रोड शो कर रही है, जन समर्थन भी उमड़ रहा है और कहीं ना कहीं फिर से अपना जो पुराना सियासी वर्चस्व जो बनाया था उन्होंने उसको वापस पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आकाश आनंद जो है लगातार सक्रिय राजनीति में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बहन जी का जो उत्तराधिकार जो है उसको अपनाने की कोशिशें यहाँ पर उसको कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती की विरासत को अब आकाश आनंद अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर कामयाबी कितनी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी का वोट बैंक लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है, वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी जा रही है और ऐसे में मायावती लगातार उत्तर प्रदेश को छोड़कर तेलंगाना में बीआरएस से गठबंधन करना, मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका देना और कहीं ना कहीं किसी भी एनडीए या इंडिया गठबंधन किसी भी दल से ना जुड़ना और अकेले चुनाव लड़ना, ये कितना अहम होगा और कितना कह सकते हैं कि फ़ायदा पहुंचाएगा बीएसपी को, ये आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। फिलहाल के लिए इससे खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।